हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं 2019 क्वेश्चन पेपर फॉर उत्तराखंड बोर्ड। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। देखिए, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ जो हो जाता है वो वृत्ताकार हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का जो अधिकतम मान होता है +1। इसका भी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर वही भी 2 है, प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें होती हैं या बीटा किरणें हैं, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑप्शन नंबर 2 है आपका। एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए थे 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आवेशित ठोस गोली चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए, जब कोई आवेशित ठोस गोला होता है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो होता है 0। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक। देखिए, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है या पर मीटर कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद डेविसन और जर्मन के प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है। देखिए, डेविसन और जर्मन ने बताया था कि जो द्रव्य होता है आपका द्वैतीय प्रकृति दर्शाता है या द्वैतीय प्रकृति दिखाता है। नेक्स्ट, पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक के नाम बताने। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक तो होता है आपके कोटर होल, और अल्पसंख्यक जो आवेशवाहक होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी r है। तो इसके लिए हमें पता है कि इनके बीच जो बल लगेगा वो होगा F, प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। इनकी इक्वेशन आपकी होगी फर्स्ट। उसके बाद जो F होता है वो होता है इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी 1/, में आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती है। अब आपको क्या करना है, 1 और 2 को सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r²। देखिए इस तरीके से। उसके बाद आप इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू मिलेगा आपको, प्रोपोर्शनल रहेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है K, और ये जगह आपका Q1 Q2 अपन आपका हो जाएगा r²। अब जो यहाँ पे K है इसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि F बराबर आपका, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि 2 पार्ट हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना आपको। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक समतल चादर दे रखी है जिसका विस्तार कहाँ पर तक है, आपका अनंत तक है जिसका विस्तार, और आपको क्या करनी है, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ जो बेलनाकार है इसकी कल्पना करनी है। देखिए, जब आप किसी अनंत विस्तार की समतल चादर पर एक गाउसियन पृष्ठ जो बेलनाकार है उसकी कल्पना करते हैं तो देखिए इसमें जो फ्लक्स निकलेगा वो 3 फ्लक्स निकलेंगे। एक तो निकलेगा आपका यहाँ से इस P वाले से, एक निकलेगा P' से, और एक इस पॉइंट से निकलेगा, मतलब इस चादर के कारण इसके वक्र से 3 फ्लक्स निकलेंगे। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चादर है, अगर चादर पर धन आवेशित होती है, मतलब चादर अगर आपकी धन आवेशित है, पृष्ठ पर जो चार्ज है आपका धन आवेशित है, तो इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। अगर चादर पर ऋण आवेश होता है तो इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो देखिए, हम पहले एक एक करके फ्लक्स निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कुल फ्लक्स इक्वल टू होगा आपके पास, एक तो हो जाएगा आपका टोटल F φe बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे P' के लिए, एक P' के लिए, एक P के लिए। तो हम पहले P के लिए लिख देते हैं φp प्लस φp', और उसके बाद आपको हो जाएगा प्लस एक तीसरा फ्लक्स जो ये है वक्र, इसको हम C मान लेते हैं, φc। देखिए, अब अगर आप इन दोनों का निकालेंगे तो इन दोनों का तो बराबर होगा, क्योंकि जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा। एक चादर है, चादर के इस, देखिए ये जो चादर है, चादर के इस साइड और इस साइड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, अगर φc वाला अगर देखते हैं अभी अलग वक्र के इस पॉइंट पे, तो इसका जो फ्लक्स आता है वो 0 आता है। वो 0 इसलिए आता है, देखिए फ्लक्स का होता है EDS cos थीटा, EDS cos थीटा।
अब देखिए ईडीएस तो ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा, अब इसकी कॉस थीटा का जो एंगल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई वेक्टर की दिशा है बाहर की ओर और यहाँ पे जो डीएस वेक्टर होगा आपका उसकी दिशा है ऊपर की ओर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत सटे हुए हैं, एक दूसरे क्या है, लंबवत है। अगर दोनों इस तरीके से होंगे लंबवत, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। दोनों एक दूसरे लंबवत होंगे तो बीच में 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू आपकी होती है 0, तो पूरा जो फ्लक्स निकलेगा इससे, इस पॉइंट से, वो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या जगह आपका 0 यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इस पे इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो देखिए फाई ई बराबर आपका हो जाएगा फाई पी प्लस फाई पी डैश प्लस 0 हो गया। उसके बाद फाई पी और फाई पी डैश, अब एक का निकालेंगे तो आपको दो दूसरे का पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं इसका निकालता हूं, यहां पे भी ई डी एस वही होगा, ई डी एस होगा। तो यहां पे देखिए ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ। 0 इसलिए रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे E और ds एक ही दिशा में, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अगर एक ही दिशा में समांतर होंगे तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है आपका, 0 बनता है। तो यानी कि इस cos 0, यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ cos 0, तो cos 0 की वैल्यू आपकी होती है 1। तो 1 से अगर आप eds को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको eds ही मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका eds मिल जाएगा इसे डायरेक्ट। तो देखिए आपको हो जाएगा ds, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e बाहर आ जाएगा और ds। अब ds का आपको क्या मिल जाएगा, ये पीछे वाला ऐसा आ जाता है यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा आपका es हो जाएगा। इसकी जगह भी es, इसकी जगह भी es। तो देखिए टोटल फाई e बराबर आपका हो जाएगा es प्लस es हो जाएगा। तो इक्वल टू आपसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाई e बराबर हो जाएगा आपका 2es हो जाएगा। अब देखिए इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है, तो इसके लिए गाउस के लॉ से हम जो सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो देखिए गाउस का लॉ कहता है अब गाउस के नियम से देखिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आपको पता होगा इस बंद पृष्ठ से जो आवेश निकलेगा उसके लिए क्यू की जो वैल्यू होगी, क्यू बराबर होगा सिग्मा एस, यानी कि हमने पढ़ा होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस, जहाँ पे चार्ज निकलता है क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस। अब आपको क्यू की जगह सिग्मा इंटू एस पुट कर देना है और फाई ई की जगह ये पुट कर देना है, देखिए 2es। तो 2es मैंने इसकी जगह रख दिया इक्वल टू यहाँ पे हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एस एस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ई इंटू में 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला डिराइव। नेक्स्ट पार्ट है आपका 10th क्वेश्चन का। देखिए समांतर पट्ट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। देखिए जो समांतर पट्ट संधारित्र होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। देखिए जब ये समांतर पट्ट संधारित्र को ऊर्जा दी जाती है तो उसमें उसके प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है उसे ही ऊर्जा घनत्व कहा जाता है और यह ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा होती है। तो देखिए इसी को हमें डिराइव करना है। माना कि समांतर की प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है तथा विभवांतर v है, तब संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है आपका c बराबर होता है आपका एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है आपका। उसके बाद इसकी धारिता निकालेंगे, धारिता हमने निकाल दी है। उसके बाद उसमें संचित ऊर्जा u बराबर होता है आपका 1/2 c v स्क्वायर इक्वेशन 2। अब आपको करना है 1 की वैल्यू इस पर रख देंगे, यानी कि c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। u बराबर हो जाएगा 1/2 c की जगह एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और यहाँ पे हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वेशन 3। ये हो गया। अब देखिए हमें पता है कि इन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा संचित हो जाती है, तो इनका जो आयतन होता है उसको हम v1 मान लेते हैं। v1 बराबर होता है a इंटू डी होता है, v1 बराबर a इंटू डी। अब देखिए जो संचित ऊर्जा हमने निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल u बराबर होता है u अपॉन आपका v1, u अपॉन v1, यानी कि कुल संचित ऊर्जा बट्टे आयतन। कुल संचित ऊर्जा आपकी इतनी है, ये हो गई आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी और v स्क्वायर, और यहाँ पे ये a इंटू डी, v1 की वैल्यू a इंटू डी हो गई है। उसके बाद देखिए d अगर नीचे आता है तो d स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1a से a आपका कैंसिल हो सकता है ऊपर, तो ये जगह आपका 1/2 डी स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और ये जगह v स्क्वायर, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर इस तरीके से। तो देखिए v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर रहती है, मतलब कि जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर रहती है उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर होता है आपका V अपॉन
डी होता है, यानी कि इस v अपॉन डी की जगह आप ई पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इस v अपॉन डी की जगह आ जाएगा आपका ई का स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड